हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वन शॉट सीरीज़ का नया टॉपिक डिटर्मिनेंट, जो कि हमारा जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टॉपिक है। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसके मेन रिजल्ट्स के बारे में, डेरिवेशंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली तरीके से। आज का लेक्चर हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। आज हम सिर्फ मेन टॉपिक्स के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए, पहला टॉपिक हमारा है क्या, माइनर्स। देखिए डिटर्मिनेंट्स में हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माइनर्स। देखिए माइनर्स होते क्या हैं। माइनर मेनली देखिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट अगर हमारा कोई भी है तो उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं, तो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए उनके पर्टिकुलर माइनर्स भी होते हैं। तो देखिए माइनर होता क्या है, मान लीजिए आपको किसी भी एक एलिमेंट का माइनर निकालना है। मान लीजिए हमें ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जो कि हमारा ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें A1 का माइनर निकालना है, तो देखिए A1 का माइनर क्या हो जाएगा, पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये किस रो में लाई कर रहा है और किस कॉलम में लाई कर रहा है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट रो में लाई कर रहा है और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। ओके गाइज, तो अब क्या करेंगे, अब आप इस रो को और इस कॉलम को इरेज कर देंगे, ठीक है। और इसे इरेज करने के बाद जो भी आपका डिटरमिनेंट बचने वाला है, तो देखिए इस केस में हमारा जो डिटरमिनेंट बच रहा है वो हमारा क्या बच रहा है, B2, C2 and B3 and C3. This is the determinant on erasing the row and column of A1 element. Okay, तो ये हमारे डिटरमिनेंट बचने वाला है जब हम A1 की रोज और कॉलम्स को इरेज कर देंगे। यही हमारा क्या है, माइनर ऑफ A1। तो माइनर देखिए बेसिकली हमारा क्या है, अगर हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं, मतलब पहले हमें देखना होगा कि वो किस रो में और किस कॉलम में लाई कर रहा है। देन हम उस रो और उस कॉलम को इरेज कर देंगे और उसके इरेज करने के बाद जो भी हमें डिटरमिनेंट मिलने वाला है वह उस एलिमेंट का माइनर होगा। ओके गाइज, चलिए हम किसी और एलिमेंट का माइनर देखते हैं। देखिए पहले मैं इन्हें इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं किसी और एलिमेंट का माइनर देखता हूँ। देखिए इसमें दिया हुआ है कि अब मैं B2 का माइनर देखना चाहता हूँ। तो B2 का माइनर देखने के लिए पहले मैं देखूँगा B2 एलिमेंट किस रो में और किस कॉलम में लाई कर रहा है। देखिए मेरा B2 एलिमेंट ये रहा, ये मेरा किस रो में लाई कर रहा है, देखिए मेरा सेकंड रो में लाई कर रहा है और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। अब मैं इन दोनों को इरेज कर दूंगा, तो मेरा देखिए अब कौन सा मेरा एलिमेंट्स बच गए हैं, मेरा बचा A1 बचा, C1 बचा, A3 बचा और C3 बचा। इससे डिटरमिनेंट जो मेरा बनने वाला है वो बन जाएगा ये डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यही मेरा क्या है, यही मेरा B2 का माइनर है। वी कैन से दैट अगर हमें किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसका रो देखेंगे देन कॉलम देखेंगे। दोनों को इरेज करने के बाद जो भी मुझे डिटरमिनेंट मिलने वाला है वह उस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए अब इसमें क्या रहा है क्या कि हेंस अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, किसी थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए उसके 9 माइनर्स होने वाले हैं। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए हमारे पास 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं और हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हर एक पर्टिकुलर माइनर निकलने वाला है। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट्स का पर्टिकुलर अलग माइनर होने वाला है। वी कैन से दैट कि अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 विल हैव 9 माइनर्स। ओके गाइज, चलिए ये हमारा हुआ माइनर का कंसेप्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके गाइज, चलिए अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पर जो कि हमारा क्या है, कोफैक्टर्स। देखिए कोफैक्टर्स हमारा बिल्कुल रिलेटेड है माइनर से ही, ठीक है। कोफैक्टर होता क्या है ये देख लेते हैं पहले हम। ये कोफैक्टर हमारा जो होता है, मान लीजिए हम कोफैक्टर ijth एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो देखिए Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij, वेयर Mij इज माइनर ऑफ ijth एलिमेंट। ओके गाइज, देखिए कहना क्या चाह रहा है ये कह रहा है कि हमारा जो कोफैक्टर हो जाएगा किसी भी ijth एलिमेंट का। ijth एलिमेंट मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर मान लीजिए हमारी i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू हमारी 1 है, तो हमारा जो एलिमेंट हो जाएगा ना वो हो जाएगा A11। जो ये A11 एलिमेंट है इसमें i की वैल्यू हमारी 1 है और j की वैल्यू भी हमारी यहाँ 1 है। इसलिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि Aij एलिमेंट, तो Cij जो होगा हमारा वो होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। तो माइनर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसी की बेसिस पे आप यहाँ से कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से, हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें A11 का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो देखिए C11 हमारा क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू Mij। ओके गाइज, तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 मतलब 1, मतलब C11 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा M11 के बराबर। तो कोफैक्टर जो 11 का हो जाएगा वो हो जाएगा M11 के बराबर, मतलब जो हमारा माइनर निकलने वाला है फर्स्ट एलिमेंट का वही हमारा क्या होगा, उसका कोफैक्टर भी होने वाला है। इस तरीके से हम इसका कोफैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइज, चलिए यहाँ पर हमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कोफैक्टर से रिलेटेड, तो इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, इसमें कह रहा है क्या कि लेट A1 बी कोफैक्टर ऑफ A1, B2 बी कोफैक्टर ऑफ B2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे कोफैक्टर निकाले गए हैं कि हमारा A1 एलिमेंट के लिए जो हमारा कोफैक्टर है वो A1 है, B2 एलिमेंट के लिए B2 है। ओके गाइस, इसी तरीके से हमने सभी के कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। देन ये हमसे क्या कह रहा है, पहला पॉइंट क्या
कि A1 इंटू A1 प्लस B1 इंटू B1 प्लस C1 इंटू C1, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। B1 को मल्टीप्लाई करेगा B1 के कोफैक्टर से, गाइस। इस तरीके से सभी के एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर रो के या किसी पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को उन्हीं से मल्टीप्लाई करने के बाद सबमिशन कर रहा है, और इसका जो रिजल्ट आता है वो हमारा आता है डेल्टा। ओके गाइज, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये हमारा किसी किसी क्वेश्चन में बीच में यूज हो जाएगा। ओके गाइज, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सेकंड स्टेप में मुझसे क्या कह रहा है, सेकंड जो हमारा पॉइंट है उसमें ये कह रहा है कि A2 के मल्टीप्लाई आप कर रहे हो A1 से, मतलब कि आप A2 एलिमेंट के मल्टीप्लाई कर रहे हो कोफैक्टर ऑफ A1 एलिमेंट से, ठीक है। मतलब कि एक एलिमेंट की किसी और एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर और इसी तरीके से उन्हें ऐड अप करने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 0। क्या मिलेगा? 0। तो इसी तरीके से अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए ऐड अप करते हो तो वो हमें डेल्टा देता है। लेकिन अगर आप इसमें ही मिक्स कर दोगे मतलब कि किसी एक एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर, ऐड अप करने पर फॉर अ पर्टिकुलर रो और अ कॉलम, तो आपको क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है कोफैक्टर्स का। चलिए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। हमारा जो मेन कंसर्न है यहाँ पर डिटरमिनेंट में वो हमारे प्रॉपर्टीज़ का ही है कि प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से होने वाली हैं। इसी को देखकर आप इसके मेन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है क्या? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि आप उस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज अगर कर देंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। चलिए प्रॉपर्टी नंबर बी देखिए क्या कहती है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट बी इंटरचेंज्ड, कि अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रोज या फिर कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएं तो उसके डिटरमिनेंट के साइन पर फर्क पड़ता है, सिर्फ उसके डिटरमिनेंट के साइन पर फर्क पड़ता है। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए हमारा डिटरमिनेंट डी क्या था? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब हमने डी डैश निकाला। डी डैश हमने किस तरीके से निकाला है कि हमने जो ये फर्स्ट रो है और सेकंड रो है इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। तो देखिए इंटरचेंज करने पर क्या आ जाएगा? A2 B2 C2 A1 B1 C1 एंड A3 B3 C3। तो हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जब कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स इंटरचेंज होती हैं तो डिटरमिनेंट के साइन चेंज हो जाता है सिर्फ। तो हमारा जो डी डैश है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, और ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली है डिटरमिनेंट्स में। ओके चलिए हमारा देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, कह रहा है क्या? इफ अ डिटरमिनेंट हैज़ एनी 2 रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल और इन सेम प्रोपोर्शन देन इट्स वैल्यू इज 0। मतलब कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रोज बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, मतलब बिल्कुल सेम है, या फिर किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 हमें मान लीजिए डिटरमिनेंट दिया हुआ है, यहाँ में दिया हुआ है 2 4 6, यहाँ में दिया हुआ है 7 8 9, मान लीजिए हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए हमें पता है कि हमारा जो सेकंड रो है इसमें हमारा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, क्योंकि यहाँ से मैं 2 कॉमन आ सकता है। देखिए 2 कॉमन लेते क्या बनेगा हमारा? 1 2 3। ओके, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा 2 × 1 लिख रहा है, ये हमारा 2 × 2 लिख रहा है, ये हमारा 2 × 3 लिख रहा है। तो इसलिए सकता हूँ मैं 1 2 3 और 2 कॉमन आ जाएगा मेरा, तो 2 मेरा बाहर ले सकता हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से मेरा यहाँ से 2 कॉमन आके बाहर आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? देखिए इस तरीके से मेरी पहली रो और दूसरी रो सेम हो गई। तो मैंने पढ़ा है कि जब भी मेरी किसी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रोज या फिर 2 कॉलम सेम होती हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 आंसर। ओके गाइज, तो समझ रहे हैं आपकी किस तरीके से प्रॉपर्टी आपके लिए बेनिफिशियल है। इसी तरीके से आप डिटरमिनेंट के बड़े बड़े क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। सो गाइज देखते हैं अपना 4th पॉइंट। कह रहा है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। कह रहा है कि अगर आप डिटरमिनेंट के किसी भी रो को या फिर कॉलम को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जो कि हम देखिए ऊपर वाले एग्जांपल में देख भी चुके हैं। क्या मैंने क्या किया था? यहाँ पे इस सेकंड रो में से 2 कॉमन लिया था। 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि मैंने 2 डिटरमिनेंट से बाहर ले लिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मैंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट से इस डिटरमिनेंट में अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई हो सकता है। ये मेरा कहता है पॉइंट नंबर 4। ओके गाइज, चलिए नाउ मूव करते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। देखिए पॉइंट नंबर 5 हमसे एक डिटरमिनेंट दिखा रहा है। डिटरमिनेंट देखिए क्या है? A1x + B1/C1 + Z, और ये हमारी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है A2 B2 C2, थर्ड रो है हमारी A3 B3 C3। देखिए अगर हमारी इस तरीके की कोई रोज हमारी सबमिशन में है तो हम उन्हें पर्टिकुलरली तोड़ सकते हैं।
किस तरीके से तोड़ सकते हैं, देखिए हमारा ये बन जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस XYZ अपॉन A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें रोज को तोड़ सकते हैं। ओके गाइज, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगर हम डिटरमिनेंट को देखें तो। ठीक है गाइज, चलिए नाउ नेक्स्ट मूव टू पॉइंट नंबर F। The value of determinant is not altered by adding to the elements of any row the same multiplies to the corresponding elements of any other row। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आप किसी भी रो में किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स को एडअप कर देते हैं। मतलब कि अब मान लीजिए हमारा डिटरमिनेंट D था क्या, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। अब आपने एक नया डिटरमिनेंट D डैश निकाला, वो आप किस तरीके से निकाल लें, देखिए आपने क्या करा कि अब A2 B2 C2 जो आपकी सेकंड रो है उसे आपने M से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब आपने R1 जो हमारी रो है उसमें एडअप कर दिया इस वाली चीज़ को। मतलब हमारी रो किस तरीके से दिखने वाली है, A1 प्लस M A2 B1 प्लस MB2 C1 प्लस MC2। इसी तरीके से आपने एक N से मल्टीप्लाई करा फर्स्ट रो में और उसे थर्ड वाले में एडअप कर दिया, तो बनेगा क्या A3 प्लस NA1 B3 प्लस NB1 प्लस C3 प्लस NC1। तो अगर आप ऐसा भी करते हैं तो आपके डिटरमिनेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे तो ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखनी होगी, क्यों, कहीं कहीं पर हमें उल्टा क्वेश्चन दे देता है। क्या, हमें ये वाला पार्ट दे देगा, आपको D डैश दे देगा, आपको उससे D बनाना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आपको इस प्रॉपर्टी को काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए। ओके गाइज, चलिए देखिए हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, क्या कह रहा है, वाइल अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन रो और कॉलम मस्ट रिमेन अनचेंज। कि जब आप इस प्रॉपर्टी को लगाएं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप किसी एक रो को या फिर कॉलम को चेंज ना करें। मतलब कम से कम आपको एक रो या फिर कॉलम को अनचेंज रखना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, वरना इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए नाउ नेक्स्ट मूव टू पॉइंट नंबर G। The point number G क्या कह रहा है, if the elements of a determinant are rational function of x and two rows or columns become identical when x बराबर a then x minus a is a factor of delta। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई डिटरमिनेंट हमारा डेल है वो जो है वो रेशनल फंक्शन है x का, मतलब कि हमारा फंक्शन टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, एंड टू रोज बिकम आइडेंटिकल, और आपकी जो फंक्शन हमें दिया हुआ है डिटरमिनेंट में उसमें हमारी दो रोज हमारी आइडेंटिकल हों। कब, जब हम x की जगह a को पुट कर दें। ठीक है, फॉर एनी ए हमारी अगर कोई फंक्शन x में दिया हुआ है डिटरमिनेंट में और हम फॉर एनी ए हमारी कोई भी दो रोज या फिर कॉलम्स आइडेंटिकल बन रही हैं, इसका मतलब क्या है कि वो डिटरमिनेंट को जीरो करने वाली हैं। जीरो करने वाली है मतलब क्या हुआ कि x बराबर a पर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है। तो यार बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी फंक्शन हमारा f(x) है, अगर वो जीरो हो रहा है एट x बराबर a, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर a इज द सोल्यूशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल, मतलब ये इसका जीरो है। अगर ये इसका जीरो है मतलब कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसी तरीके से यहाँ पर भी होने वाला है, क्या कि हमारा यहाँ पर अगर x बराबर a पर वो उस डिटरमिनेंट को जीरो कर रहा है, मतलब x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ डेल्ट। ठीक है, x माइनस ए क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर होने वाला है। ओके गाइस, समझ पाए आप, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इतनी हार्ड चीज़ नहीं है। ठीक है, अगेन क्या कह रहा है, इफ़ आर रोज बिकम आइडेंटिकल। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए आपका डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का ना हो, 4 ऑर्डर का ना हो, बहुत ज़्यादा, मान लीजिए nth ऑर्डर का आपका डिटरमिनेंट है, काफ़ी बड़ा डिटरमिनेंट है, तो आप क्या करने वाले हैं, उसी में आपके रेशनल फंक्शन दिए हुए हैं x के। ठीक है, तो अब x की जगह आप a पुट करने वाले हैं, और मान लीजिए आपकी r रोज आइडेंटिकल बनने वाली हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, आपकी 2 रोज आइडेंटिकल बननी थी, मान लीजिए आपके उसके nth ऑर्डर के डिटरमिनेंट में r रोज आपकी आइडेंटिकल बनने वाली हैं, तो उसमें फैक्टर क्या होने वाला है, तो ये फैक्टर जो निकलेगा वो बनेगा x माइनस ए की पावर r माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा फैक्टर ऑफ डेल। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू पॉइंट नंबर H। देखिए पॉइंट नंबर H हमारा क्या कह रहा है कि इफ़ dx इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। अब हमें यहाँ डिटरमिनेंट दिया हुआ है dx। ठीक है, एलिमेंट देखिए से क्या है, f1 f2 f3 g1 g2 g3 h1 h2 h3, ये हमारे इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स हैं। वेयर fr gr hr और r हमारे 1 2 3 आर डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे ये सभी फंक्शन जो है ना वो डिफरेंशियल फंक्शंस हैं। ठीक है, मतलब ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस डिटरमिनेंट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। मेनली देखिए ये अपना कंसेप्ट कहाँ यूज होता है, मान लीजिए आपको कोई डिटरमिनेंट दे देगा जो कि किसी फंक्शन के रूप में होगा। ठीक है, आपसे कहेगा इस डिटरमिनेंट को इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, जैसे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या करेंगे, आप पहले पर्टिकुलर रोज को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले आप पहली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों रोज आपकी ऐसे रहेंगी, देन ऐड करेंगे, पहली रो आपके ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन
देन थर्ड रो प्लस पहली रो ऐसे ही, सेकंड रो ऐसे ही, थर्ड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पहले आपने पहली रो का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ f'1 f'2 f'3, आपकी सेकंड और थर्ड रो ऐसे ही रही। देन सबमिशन आपकी अब फर्स्ट रो ऐसे ही रहने वाली है, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन g'1 g'2 g'3, थर्ड रो आपके ऐसे रहने वाली है। देन एड अप, अब आपकी ऊपर की दो रो ऐसी रहने वाली है, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन h'1 h'2 h'3। तो इस तरीके से हम किसी भी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी पहले क्या करना है, पहली रो को डिफरेंशिएट करना है, आपको दोनों रो ऐसे रखनी है, पहली रो को डिफरेंशिएट करना है, देन ऐड करना है, पहली रो आपके ऐसे रहेगी, दूसरे को रो को डिफरेंशिएट करना है, थर्ड रो आपके ऐसे रहने वाली है, देन ऐड अप करना है, दोनों रो ऐसे रहने वाली है, थर्ड रो का डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो एक एक रो को डिफरेंशिएट करने के बाद आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डिटरमिनेंट में, क्योंकि ये आती ही आती है। ओके गाइज, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं डिटरमिनेंट की। ठीक है गाइज, चलिए ओके, नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखिए हमसे क्या कह रहा है, ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। क्या, अब हम डिटरमिनेंट्स की मल्टीप्लाई किस तरीके से करने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है गाइज, देखिए मल्टीप्लाई किस तरीके से, आपने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी सीखी है, इसी तरीके से हम डिटरमिनेंट की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमें दो डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, क्या a1 b1 a2 b2, उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको एक डिटरमिनेंट से जिसके एलिमेंट्स हैं l1 m1 l2 m2। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप इन्हें पर्टिकुलरली मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से समझ सकते हैं। क्या कि आपकी इस a1 की मल्टीप्लाई इस L1 से होने वाली है और इस आपके B1 की मल्टीप्लाई इस L2 से होने वाली है, और दोनों को ऐड कर देने वाले हैं, देन आपका ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, A1 L1 प्लस B1 L2। अगर आप इस एलिमेंट को निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि A1 की मल्टीप्लाई M1 से करेंगे प्लस B1 की मल्टीप्लाई M2 से करेंगे। तो ये बिल्कुल सेम है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की तरह। जैसे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है, इसी तरीके से आप डिटरमिनेंट की भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके गाइज, चलिए देखिए क्या कह रहा है, सिमिलरली टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 आर मल्टीप्लाइड। इसी तरीके से हमारे 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट भी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। ओके गाइज, चलिए देखिए पॉइंट्स देखते हैं, पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर ए, हियर वी हैव मल्टीप्लाइड रो बाय कॉलम। ये कह रहा है कि हमने यहाँ पर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। वी कैन आल्सो मल्टीप्लाई रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम एंड कॉलम बाय कॉलम। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आप यहाँ पर रो को रो से मल्टीप्लाई, कॉलम को रो से मल्टीप्लाई या फिर कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये सिर्फ पर्टिकुलर डिटरमिनेंट के लिए कह रहा है, रो आप इसे मैट्रिसेस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं तो आप डिटरमिनेंट में इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके गाइज, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ डी डैश इज द डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट डी ऑफ ऑर्डर एन बाय देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। कह रहा है कि अगर आपको कोई डिटरमिनेंट डी डैश बनाना है, किससे, आप रिप्लेस कर रहे हैं एलिमेंट्स को उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से। मतलब कि आपका मान लीजिए डिटरमिनेंट कोई क्या था, किस तरीके से था कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये आपको कोई डिटरमिनेंट था। अब आपने नया डिटरमिनेंट बनाया, किस तरीके से, आप एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे उन्हीं के कोफैक्टर से। मतलब इस तरीके से a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ये आपका डिटरमिनेंट बना इस तरीके से रिप्लेस करके। तो आपका जो d डैश होगा ना, वो देखिए क्या होने वाला है, वो आपका होगा d डैश इज इक्वल्स टू dn-1। ओके गाइज, तो हमारा क्या हो जाएगा, d डैश जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा dn-1। dn-1 मतलब कि अगर हम n की वैल्यू मान लीजिए 3 रखते हैं तो हमारा d डैश क्या जाएगा, वो हमारा आ जाएगा d की पावर 3-1 मतलब कि डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब कि जब आप डी की मल्टीप्लाई डी से कर देंगे तो आपको डी स्क्वायर मिलेगा, जिसका ऑर्डर आपका क्या रहने वाला है, जब इसका ऑर्डर भी आपका 3 रहने वाला है, तो डी डैश का ऑर्डर तो आपका 3 रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर डी डैश जो होगा वो बराबर होगा डी स्क्वायर के। ओके, इस पॉइंट का मतलब ये है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल डिटरमिनेंट्स। स्पेशल डिटरमिनेंट मतलब कि कुछ पर्टिकुलर केसेस पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट में, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइज, ठीक है, देखिए पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। तो देखिए आप पढ़ भी चुके हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दें वो आपका वही मैट्रिक्स बन जाए तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इस तरीके से हमारे डिटरमिनेंट्स होते हैं। क्या, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या कह रहा है, एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर सच दैट कि aij बराबर aj। मतलब इसका वही है कि आप उसका ट्रांसपोज कर दें और एलिमेंट आपके वही रहें तो आपका क्या है, वो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ ये क्या, एलिमेंट्स क्या है, AHG HBF GFC। ठीक है, ये हमारा जो है डिटरमिनेंट वो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। क्यों, क्योंकि अगर आपके इसे आप ट्रांसपोज भी कर देंगे ना तब भी आपका यही डिटरमिनेंट रहने वाला है। ठीक है, इसे इसने फर्दर सोल्व कर लिया है, तो ये सोल्व करके आ जाएगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट के लिए
एक फॉर्मूला ने एक्सपेंड करके दिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए मूव करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पर। पॉइंट नंबर सेकंड है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ये भी हमारा बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी, क्या कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और उसके जो मैट्रिक्स का साइन है वो सिर्फ नेगेटिव आ जाए, मतलब कि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो जाए, तो हमारा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता था। इसी तरीके से हमारा स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, मतलब अगर आप इसे ट्रांसपोज करने वाले हैं तो सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस में आने वाली है, ठीक है। देखिए क्या होने वाला है, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट के लिए अगर वो ओड ऑर्डर का है तो उसकी वैल्यू हमेशा आपकी 0 आने वाली है। तो अगर आपको कभी भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट मिलता है और उसका ऑर्डर ओड है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होने वाली है, और अगर वो एक इवन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है। ओके गाइज, चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमें दिया हुआ है क्या कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 0b माइनस सी माइनस बी 0a सी माइनस ए 0। आपने इसका ट्रांसपोज करके देखा तो देखिए इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो आपका माइनस ए आने वाला है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। अब हमने पढ़ा है कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट के लिए दो चीज़ें होती हैं, क्या कि अगर वो ओड ऑर्डर का है तो उसकी वैल्यू 0 आने वाली है, लेकिन अगर वो इवन ऑर्डर का है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है। यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है डिटर्मिनेंट का वो 3 है, मतलब ये ओड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, मतलब इसकी वैल्यू जो आने वाली है वो 0 आने वाली है। तो इस तरीके से आप सिंपली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद है, ठीक है गाइज। चलिए मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है हमारा अदर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स। क्या कि अब कुछ हम तुम्हें ऐसे डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज याद कराने वाले हैं जो कि क्वेश्चंस में इसी तरीके से यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिटरमिनेंट्स हैं, इन्हें आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए पहला डिटरमिनेंट क्या दिया हुआ है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1 1 ए बी सी बी सी ए सी ए बी। तो देखिए ये डिटरमिनेंट बराबर होता है किस डिटरमिनेंट के, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारी आती है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो कभी भी अगर आपको ये डिटरमिनेंट दिखता है तो आप इसकी जगह सिमिलरली ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, ठीक है। वरना आप इसे पूरा सोल्व करेंगे तो आपको देखो गलती के भी चांसेस ज़्यादा हैं कि आप इसे कहीं पे प्लस माइनस में गलती कर दें, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल यही है कि आप इन्हें यहाँ पर याद कर लें, क्योंकि ये डिटरमिनेंट्स हमारे क्वेश्चंस में मेनली यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सेकंड डिटरमिनेंट देखिए क्या है उसके एलिमेंट्स हैं 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इसका आंसर हमारा आता है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा है इसका आंसर। ये थर्ड डिटरमिनेंट है हमारा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसका आंसर आता है हमारा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इसी तरीके से हमारा फोर्थ डिटरमिनेंट है 1 1 1 ए बी सी ए की टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 4, ठीक है। इसका आंसर हमारा आता है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 डिटरमिनेंट्स हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस में कहीं भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने डिटरमिनेंट का बेसिक सीख लिया जो कि हमारा मैट्रिसेस से रिलेटेड था। अब हमारा कुछ ऐसा पार्ट आने वाला है डिटरमिनेंट में जो जहाँ से क्वेश्चन हमारा मेनली अराइज होता है, वो है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ से हमारा मेनली क्वेश्चन राइज होता है। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसे कि आप बचपन में पढ़ चुके हैं क्या कि आपने लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ा होगा जो कि 2 वेरिएबल में होती हैं, 3 वेरिएबल में होती हैं। आपने अब तक 3 वेरिएबल में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से हम इन्हें सोल्व करने वाले हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। पहले हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, कि आपके 2 वेरिएबल्स हैं तो आप डिटरमिनेंट की मदद से इन्हें किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं वो अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 इक्वेशंस मान लेंगे। हमने पहली इक्वेशन ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इज टू 0। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। ऐसे हम दूसरी इक्वेशन लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज टू 0। ये भी हमारी क्या है, उन्हीं 2 वेरिएबल्स में दूसरी इक्वेशन है। हमें पता है जितने वेरिएबल्स होंगे कम से कम हमें उतनी इक्वेशन चाहिए ही चाहिए उसे सोल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल्स थे x और y, तो हमने यहाँ पर कम से कम 2 इक्वेशंस ले ली, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। क्या कि या तो हमारा जो सिस्टम है ये हमारा लीनियर इक्वेशंस का वो या तो कंसिस्टेंट हो या फिर इनकंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन होने वाला है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये बात हुई हमारी कंसिस्टेंट की और इनकंसिस्टेंट की, ठीक है। तो अब हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए यही 2 केस हो सकते हैं, क्या कि सॉल्यूशन हो या फिर नहीं हो। तो पर्टिकुलरली दोनों के लिए हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है, मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होने वाला है, ठीक है। अब यार हम कंसिस्टेंट पर आए। कंसिस्टेंट पर अगर हमें 2 चीज़ मिलने वाली हैं, क्या क्या, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कि
एक्स की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू और वाई की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू कि उसी वैल्यू के लिए सिर्फ ये इक्वेशन सोल्व होने वाली हैं, वो होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब कि किसी एक वैल्यू के लिए, किसी एक एक्स के लिए और किसी एक वाई के लिए ही ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व होने वाली है, उसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी बात है हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि एक्स और वाई की आप कितनी भी वैल्यू डाल लो, ठीक है, उसके लिए भी ये हमारा जो लीनियर इक्वेशंस है वो भी सोल्व हो जाती हैं, ठीक है, वो हमारा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। तो देखिए दोनों पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए हम इनके कंडीशंस देख लेते हैं, उन्हें हम सिंपली याद कर लेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपका क्या होना चाहिए कि आपका a1/a2 जो होना चाहिए वो बराबर ना हो b1/b2 के, वेयर a1 a2 b1 b2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y इन बोथ द इक्वेशंस। ओके गाइज, अगर आपका a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 के, मतलब आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है गाइज, ठीक है। अब अगर बात करें इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 के, बराबर आएगा c1/c2 के। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ओके गाइज, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन में अगर आपसे कह रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, मतलब कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। यार यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो लाइन है, पर्टिकुलरली ये लाइन की इक्वेशन है, मतलब कि एक वैल्यू कब मिलने वाली है, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब कि ये दोनों हमारी स्ट्रेट लाइन होंगी, इन दोनों ने एक दूसरे को काटा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तभी तो आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो जब भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा तब ये कौन सा केस है, इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। कभी कभी पूछ लेता बताइए इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, किस तरीके की लाइन है, तब आपको ये जज करना पड़ेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारी जो लाइंस होती हैं वो होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसी तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो हमारा क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या है, बहुत सारी वैल्यूज होने वाली हैं एक्स और वाई की। मतलब क्या है हमारी कि दोनों लाइन जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही होंगी, मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मिली रखी हैं, मतलब कोइंसाइड हो रखी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मतलब हर एक पॉइंट पर हमें एक सॉल्यूशन मिलने वाला है, मतलब कि उस लाइन पर हर एक पॉइंट पर, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब कि उस लाइन पर लाई करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में हमें इक्वेशन जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ओके गाइज, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू इनकंसिस्टेंट। देखिए इनकंसिस्टेंट पर मूव करते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मतलब कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए कंडीशन हमारी क्या है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के। मतलब कि अगर आपका a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, तो आप समझ रहे हैं कि आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। नहीं, आपको अभी c1/c2 भी चेक करना है। अगर वो c1/c2 के बराबर आया तो वो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाएगा, लेकिन अगर उनके बराबर नहीं आया मतलब कि नो सॉल्यूशन। मतलब कि इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैरेलल डिसजॉइंट लाइंस, मतलब कि हमारी दो लाइंस, यार a1/a2 बराबर b1/b2 मतलब क्या हुआ कि दोनों की स्लोप बराबर है। स्लोप बराबर है मतलब कि पैरेलल लाइंस है। यार पैरेलल लाइन तो है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, मतलब कि ये हमारी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं, दोनों लाइंस पैरेलल रहने वाली हैं। पैरेलल रहेंगी तो यार कभी भी मिलने वाली नहीं है, कभी भी मिलने वाली नहीं है, मतलब कि कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करने वाली हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर एक्स और वाई के लिए वो इन दोनों इक्वेशन को एक ही टाइम पर सेटिस्फाई नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अब इनने क्या करा है कि इफ del1 इज इक्वल टू b1 c1 b2 c2, अब इसने इस तरीके से डेल्टा निकाल लिए हैं। डेल्टा 1 क्या है हमारा कि अब हम a1 a2 को हटा देते हैं, x वेरिएबल को हटा दिया हमने, इन दोनों से हमने डिटरमिनेंट बनाया b1 c1 b2 c2। इस तरीके del 2 के लिए इन y वेरिएबल को हटा दिया, इनसे डिटरमिनेंट बना लिया c1 a1 c2 a2, ठीक है। डेल्टा बना लिया, डेल्टा के लिए c1 c2 को हटा दिया, इसने डिटरमिनेंट बना लिया a1 b1 a2 b2। इस तरीके से इसने नए डिटरमिनेंट बना लिए। अब ये इनसे जज करने वाला है, ठीक है। इससे ये x की वैल्यू निकालने वाला है। देखिए x और y की वैल्यू कैसे निकालेगा, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी del1/del, y की वैल्यू हमारी हो जाएगी del2/del। बेसिकली इसे हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। ओके, ये हमारा तरीका है एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने का। जब आप del1 और del की वैल्यू रख देंगे, del2 और del की वैल्यू रख देंगे, तो आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इस तरीके से मिल जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है गाइज। अगर आप अच्छे से इस चीज़ कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपको वैल्यूज़ निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले देखिए आपको क्या चेक करना है, दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो
कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन कुछ रहने वाले हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर बात करें हम कंसिस्टेंट की तो उसमें दो केस हैं कि या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 मस्ट बी इक्वल टू c1/c2। ये हमारा केस है कंसिस्टेंट के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इनकंसिस्टेंट के लिए तो वहां पर हमारा a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपको पता होना चाहिए अगर आप टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए सोल्व कर रहे हैं। ठीक है गाइज, ठीक है। इसके बाद इसने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल निकाल लिया, उससे ये एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेगा यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके गाइज, इस तरीके से आप दो वेरिएबल्स के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए डिटरमिनेंट के यूज से आप क्या निकाल सकते हैं, इनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब हम मूव करते हैं कि अगर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है तीन वेरिएबल में, तब आप इसे किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है गाइज, अब हम मूव करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग थ्री वेरिएबल्स पर। ठीक है, तीन वेरिएबल में आप क्या करेंगे, पहले इक्वेशंस लिख लेंगे तीन वेरिएबल वाली। किस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज टू d3। ये हमने तीन लीनियर इक्वेशंस लिख ली हैं तीन वेरिएबल में। अब यहाँ पर हम फिर दोबारा वही करेंगे क्या कि हम पहले डेल निकालेंगे। डेल मतलब क्या है कि d1 d2 d3 हटा दिया, इन तीनों पर्टिकुलर के लिए हमने डेल लिख लिया। डेल 1 में क्या करेंगे, हम हमारा ये x वाला कोफिशिएंट हटा देंगे, देन डेल 1 लिख लेंगे। ठीक है, डेल 2 के लिए y वाला हटा देंगे, इन तीनों से लिख लेंगे। ठीक है, डेल 3 के लिए z वाला हटा देंगे, इन तीनों से लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने डेल 1 डेल 2 डेल 3 लिख लिया। ओके गाइज, चलिए अब मूव करते हैं। ये तो हमारा तरीका हो गया क्रैमर्स रूल का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू डेल 1 अपॉन डेल से, y की वैल्यू डेल 2 अपॉन डेल से। ठीक है गाइज, z की वैल्यू डेल 3 अपॉन डेल से। ये तो हमारा होगा क्रैमर्स रूल से। ठीक है, इस तरीके से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर ये बहुत लेंथी तरीका है। ठीक है, निकालने का। इससे अच्छा हम क्या करें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अच्छे से समझ लें। ठीक है, इसे समझने के लिए ऊपर वाले की तरह हम इसे समझ लेते हैं। देखिए एल्गोरिथम ये क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले आप चेक करिए कि डेल की वैल्यू क्या रहने वाली है। अब या दो चीज़ हो सकती हैं, या तो डेल 0 आए या फिर डेल 0 ना आए। ठीक है, अगर हमारा डेल 0 नहीं आता है तो देखिए अलग कंडीशन चलने वाली है। अगर आपका डेल 0 आता है तो देखिए अलग कंडीशन चलने वाली है। सबसे पहले हम केस ले रहे हैं कि हमारा डेल 0 नहीं है तो क्या होने वाला है। याद रखिएगा कि अगर आपका डेल 0 नहीं है तो आपका सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। सिस्टम कंसिस्टेंट है मतलब क्या हुआ, वो उसके कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जो क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। उस केस में हमारी एक्स की वैल्यू जो होगी वो डेल 1 अपॉन डेल, वाई की वैल्यू होगी डेल 2 अपॉन डेल, जेड की वैल्यू होगी डेल 3 अपॉन डेल। ये हमारा कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन। और ये कब होने वाला है, जब आपका डेल 0 ना हो। ठीक है, सबसे पहले आपको डेल को जज करना पड़ेगा कि आपका डेल 0 है या नहीं है। अगर आपका डेल 0 नहीं है उसके बाद ही आप ये देख सकते हैं। अगर आपका डेल 0 नहीं है मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, तब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके गाइज, ठीक है। लेकिन अगर आपका डेल 0 आ गया, अगर आपका डेल 0 है, तब आपकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, तब आपका सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करेगा, डेल 1 डेल 2 और डेल 3 पर। ठीक है गाइज, चलिए अब इन पर मूव करते हैं। अब यहाँ पर भी दो केस हैं, क्या कि डेल 1 डेल 2 डेल 3 या तो तीनों ही 0 हो जाए, या तो तीनों ही 0 हो जाए, या फिर एक केस हो कि इनमें से कोई दो 0 हो जाए, एक 0 ना हो, एक 0 हो जाए, दो 0 ना हो। मतलब कि एटलीस्ट 1 इज नॉट 0, मतलब इन तीनों में से कोई एक 0 ना हो। ठीक है गाइस, समझे। अब हम क्या कर रहे थे, हमने डेल को 0 रख लिया, डेल हमारा 0 आ गया। डेल 0 आने के बाद हम अब डिपेंड कर रहा है डेल 1 डेल 2 डेल 3 पर। अब केस क्या हो सकता है कि इनमें से या तो कोई एक भी 0 ना हो या फिर हमारा तीनों 0 हो। तो अगर हमारा कोई एक भी 0 नहीं है तो उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। मतलब कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होने वाला है, कि हमारा डेल तो 0 आ रहा है लेकिन हमारा डेल 1 डेल 2 डेल 3 0 नहीं आ रहे हैं। तो इस केस में हमारा सिस्टम जो हो जाएगा वो हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। ओके गाइस, लेकिन अगर हमारा डेल भी 0 है और डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी 0 हैं, ये आ गई हमारे सामने परेशानी। क्यों यार, सभी चीज़ें 0 होने लगी। तब आप क्या करोगे, तब आप किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करोगे। आपने क्या करोगे कि आप z को t से रिप्लेस करोगे। z को t से रिप्लेस करने के बाद देखिए इक्वेशन आपकी क्या जाएंगी कि a1x प्लस b1y प्लस c1t इज इक्वल टू d1। ओके गाइज, तो दूसरा जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 t इज इक्वल टू d2। ओके गाइज, अब आ जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3t इज इक्वल टू d3। आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल कौन से, x और y। ठीक है, तो अगर आप x और y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो ही इक्वेशन की जरूरत है।
इन दोनों इक्वेशंस की, क्या आप इन दोनों को यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? ठीक है, तो आपने इन्हें यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, जो कि आपकी क्या आएगी, फंक्शन ऑफ टी होगा, मतलब टी के टर्म्स में आने वाली है, और वाई की वैल्यू आपकी क्या आएगी, फंक्शन ऑफ टी आएगी, मतलब टी के टर्म्स में आने वाली है। ठीक है भाई, ठीक है। अब आपने एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी निकाल ली। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपके पास तीसरी इक्वेशन भी बची हुई है, आप क्या करोगे, ये जो आपकी एक्स वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू है, एक्स और वाई की वैल्यू आपकी टी के टर्म्स में है और जेड आपका टी है ही। ठीक है, आप क्या करोगे, इन एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को थर्ड इक्वेशन में, मतलब इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखोगे। अगर एक्स वाई और जेड की वैल्यू इसमें पुट होने के बाद, आप यहाँ जेड लिख सकते हो, ठीक है, इनमें पुट करने के बाद अगर वो इसे सेटिस्फाई करती हैं, मतलब कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, और कंसिस्टेंट सिस्टम है विद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम में हमारा यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब हमारा डेल जीरो ना हो और हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तब हमारा ये होता है। लेकिन अगर डेल जीरो है तो उस केस में कंसिस्टेंट कब होगा, जब हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू आप इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे और वो उसको सेटिस्फाई कर जाए, तो हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम है विद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है गाइस, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिटर्मिनेंट के 3 वेरिएबल्स के लिए। क्या आप इसे समझ पाए? अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीका है सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालने का। तो जब भी आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, चाहे वो 2 वेरिएबल से हो चाहे वो 3 वेरिएबल से हो, तो आप सिंपली इस एल्गोरिथम को यूज़ करके उनके सोल्यूशंस को निकाल सकते हैं। और आपको कंसिस्टेंट सोल्यूशंस में, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशंस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देखिए ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होने वाला है, इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इफ ऑल वेरिएबल एज्यूम्स 0, मतलब कि अगर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, चाहे वो 2 वेरिएबल का हो या 3 वेरिएबल का हो, और उसमें वेरिएबल की वैल्यू अगर आप 0 ले लें और उसको वो सेटिस्फाई कर जाए, तो जो हमारे सॉल्यूशंस उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए होने वाले हैं वो ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सॉल्यूशन सेट को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर 0 रखने पर हमारा सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमारे होंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ओके गाइज, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि इफ d1 इज टू d2 इज टू d3, मतलब कि जो ऊपर हमने 3 वेरिएबल वाला केस लिया था उसमें जो हमारे d1 d2 d3 थे वो 0 रख दिए जाएं, तो हमारी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी उसे हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। क्या? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। और उस केस में अगर आप एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 0 रख दें तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, हमेशा ही करेगी, मतलब कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है जिसकी वैल्यू 0 0 0 होने वाली है। ठीक है, मतलब कि उसका एक सॉल्यूशन तो जरूर होगा ही होगा, वो क्या होगा, 0 0 0। ठीक है, तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन होता है 0 0 0। ओके गाइज, ठीक है, मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पर। देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस possesses नॉन जीरो और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन डेल्टा इज इक्वल टू 0, कि अगर हम किसी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात करें और वहां पर हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब 0 0 0 रखने पर भी आंसर हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारी डेल्टा 0 होगा, और इस केस में हमारे सॉल्यूशंस जो बनने वाले हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनने वाले हैं। सो गाइज दिस इज एनफ फॉर डिटर्मिनेंट। अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके डिटर्मिनेंट के सभी क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है देख लीजिए। सबसे पहले हमने माइनस पढ़ा था, देन हमने कोफैक्टर्स पढ़ा था, देन हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने मूव किया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि 2 वेरिएबल्स के लिए किस तरीके से एल्गोरिथम यूज करना है, उसके बाद हमने पढ़ा 3 वेरिएबल्स के लिए एल्गोरिथम को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट को काफ़ी कम समय में और काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं ना, और इसे अच्छे से एक बार पढ़ के चले जाएंगे, तो आपका डिटर्मिनेंट क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।